सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पार्ट में। वैसे तो हम क्लास 12 का जो इंडियन बुक है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। नाउ ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का नाम एनसीईआरटी के अंदर कुछ और हो चुका है और इस बुक के अकॉर्डिंग जो 2024 और 25 में नई बुक प्रिंट हुई होगी या नया सिलेबस आपके टीचर्स ने, ट्यूशन टीचर ने आपको कुछ भी भेजा होगा, उसके अंदर लगभग आप देखोगे इस चैप्टर का नाम डेमोक्रेटिक रिसर्जन लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। कहीं कहीं पे डेमोक्रेटिक ऑर्डर भी है, कहीं कुछ और है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो सीबीएसई ने जो डेटा रिलीज़ करा है उसके अकॉर्डिंग हम डेमोक्रेटिक रिसर्जन पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है, कि इमरजेंसी सरकार के द्वारा क्यों लगाई गई। आपातकाल शब्द आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 12th में आपातकाल लगते हुए आप देखने की कोशिश करोगे। साथ में आप ये भी देखोगे कि इमरजेंसी के अंदर ऐसी क्या क्या प्रैक्टिस हुई जो गलत थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, और पहली बार किसी सरकार ने आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करी। देन उसके बाद इस पूरी इमरजेंसी का पूरी इमरजेंसी का जो हमारी पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब पूरे देश के अंदर किस तरीके से जो कांग्रेस की सत्ता थी वो पूरी तरीके से गिर गई, और गिरने के बाद फाइनली अब जाके नई सरकार आती है। वो कैसे आती है वो भी समझेंगे। एंड देन हमें इमरजेंसी से सीखने को मिलता क्या है। क्या देश में अभी मोदी सरकार चल रही है, मोदी सरकार भी क्या इमरजेंसी लगा सकती है? जिस बिहाफ पर इमरजेंसी देश में इंदिरा गांधी ने लगाई थी, क्या उस बिहाफ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है? उस समय ऐसी क्या कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी इम्पोज करी गई, और उसके बाद संविधान में कैसे बदलाव करे गए जिसकी वजह से इन फ्यूचर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको लगाना बहुत मुश्किल है, हटाना बहुत आसान है। और ऐसे अमेंडमेंट हमने अपने लोकतंत्र के अंदर करे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक टाइमलाइन से समझने की ज़रूरत है, और वो टाइमलाइन अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा होगा तो चैप्टर 5 के अंदर आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे कि चैप्टर 5 में कहानी 1967 से लेके लास्ट में 1971 पे आके ख़त्म हो जाती है। और हमने लास्ट में स्टोरी की एंड इस चीज़ से करी थी कि जब 1972 के अंदर एमएलए वाले चुनाव होते हैं, ये 5th चैप्टर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब एमएलए वाले चुनाव होते हैं तो उसके बाद किस तरीके से प्रेजेंट टाइम पे जब वॉर हो गया था, यानी कि इससे पहले जब 1971 में 4th जनरल इलेक्शन हो रहा था तो इंदिरा गांधी जी ने इससे पहले एक काम करा 1970 के दशक में, वो था प्रीवी पर्स को लेकर। अगर प्रीवी पर्स नहीं पता है बच्चों को तो आपको चैप्टर 5 ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि प्रीवी पर्स है क्या, नहीं तो आप अलग से भी कंटेंट को समझ सकते हैं। एंड देन उसके बाद प्रीवी पर्स के बाद हमें फिर जानना था कि 1972 के अंदर जब मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भारत के बहुत सारे हिस्सों में हुए थे, तो उससे पहले इंडिया ने, मतलब ड्यूरिंग इंदिरा गांधी, उन्होंने इंडो पाक वॉर लड़ा था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, और इसकी वजह से 1972 के अंदर वो भी पावर में आ गई थी। अब जो हमारा ये चैप्टर आने वाला है, ये चैप्टर जिसे हम डेमोक्रेटिक रिसर्जन बोल रहे हैं, 1971 से लेकर लास्ट 1975 तक ऐसे क्या क्या इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की लाइफ में तहलका मच जाता है, और देश में 1975 में 26 जून 1975 में लेकर 1977 तक देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है और देश पूरी तरीके से लॉकडाउन हो जाता है। आप सभी लोगों ने लॉकडाउन 3 महीने का झेला है, लेकिन सोचो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 1975 के अंदर लॉकडाउन को झेला था। अब इस सिचुएशन में आप लोगों को एक चीज़ तो समझने की बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरत है कि 1971 का इलेक्शन इंदिरा गांधी सरकार क्यों जीती थी, और इसका आंसर जानने के लिए 1971 में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1971 का जो चैप्टर हमने पिछला पढ़ाया था वो समझाने की ज़रूरत है। 1971 के बाद जैसे ही 5th जनरल इलेक्शन कंप्लीट होता है तो इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, इंदिरा गांधी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पावर में आती है, और एक पूरे देश में एक स्लोगन चलाया जाता है, और वो स्लोगन है दोस्तों, इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया।
मतलब कि वो इंदिरा गांधी जो 1967 के इलेक्शन में इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी कही गई, 1969 में पार्टी के दो टुकड़े हो जाते हैं और 1971 के अंदर पार्टी जो कांग्रेस आर थी वो उभर के सामने आती है। अब इंदिरा गांधी को इतने स्ट्रगल करने के बाद लगने लगा कि अब मैं बहुत अच्छी तरीके से राज करूंगी। लेकिन इंदिरा गांधी को नहीं पता था कि ये जो सन्नाटा उनके सामने दिखाई दे रहा है ऑपोजिशन पार्टी का, वो बहुत बड़े रिवॉल्ट में बदलने वाला है और देश में आप कह लो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इमरजेंसी 1971 के बाद लगनी चालू हो गई थी। उसका सटीक रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब एनसीईआरटी काफ़ी कुछ बताने की आपको कोशिश करती है कि 1971 के बाद देश में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होते हैं और 80 मिलियन रिफ्यूजी फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान आ जाते हैं भारत के अंदर। अब क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि 1971 में इंदिरा गांधी जी इलेक्शन बहुत अच्छे वोटों से जीतती है, लेकिन 1971 में ही मॉनसून फेलियर होता है और मॉनसून फेलियर इंदिरा गांधी जी की लाइफ का बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। तो मॉनसून फेलियर के साथ साथ पीछे हिडन रीज़न भी आपको जानने ज़रूरी है। मॉनसून फेलियर 1971 में भी हुआ, 1972 के अंदर भी मॉनसून फेलियर हुआ। दैट इज़ वाई आप देखोगे कि उसके बैकग्राउंड की स्टोरी में 1962 में हमारा चाइना से युद्ध हुआ, 1965 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1971 में हमने बांग्लादेश को भी आज़ाद करवाया था, तो फिर दोबारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ। 3 युद्ध। देश की इकोनॉमिक कंडीशन, खाने पीने की कमी पहले से हो रही थी और जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं थी उन पे बोझ बढ़ता जा रहा था। दैट इज़ कहानी ये बन रही थी कि अब देश में खाने की कमी हो रही है, लेकिन 1971 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और जैसे ही ये वॉर हुआ तो अब देख सकते हो इस वॉर के अंदर 8 मिलियंस पीपल, 8 लाख लोग, 80 लाख लोग जो थे वो हमारे भारत की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो जो भारत की तरफ पलायन करेगा तो हम उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, तो संसाधनों पे उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 80 लाख लोग हमारे भारतीय लोग खा सकते हैं, अब उन्हें हमें बांग्लादेशियों को खिलाना पड़ रहा है। आने का रीज़न आपको पता है, क्योंकि उस समय देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर वॉर जैसी स्थिति हो रखी थी, सिविल वॉर जैसी स्थिति, और दैट इज़ वाई यहाँ पे जनता को कहीं ना कहीं आशा तो ढूंढना था। तो भारत एक पड़ोसी मुल्क पास में है, वेस्ट बंगाल, असम और उसके बाद सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, जहाँ जहाँ ये लोग जा सकते थे वहाँ ये लोग गए। अब इसकी वजह से देश में आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आर्थिक बोझ की वजह से आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंशियली मदद देनी भी बंद कर दी। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि हमने बांग्लादेश वॉर के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद करी थी और जो यूएस को पसंद नहीं था, और पाकिस्तान की मदद करने वाला यूएस था और साथ में उस टाइम पीरियड पे आपका क्या कहते हैं, चाइना भी था। कारण क्या था? कारण आप देख सकते हो 1949 से लेकर 1991 तक एक वॉर चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, और वो था किसके बीच में? वो था यूएसएसआर के बीच में और वो था यूएसए के बीच में। अब क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 1971 में वॉर हमने पाकिस्तान के साथ लड़ा, तो हमारी मदद करने के लिए उस टाइम पीरियड पे यूएसएसआर था, तो हमने यूएसएसआर की मदद ली। जबकि उस टाइम पीरियड पे यूएसए ने पाकिस्तान की मदद करी थी और उसके बाद सेम पाकिस्तान की मदद करने वाला चाइना भी था। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोल्ड वॉर की वजह से भी हमारे देश में दिक्कतें होनी चालू हुई, है ना, क्योंकि चाइना यूएसए मदद कर रहा है पाकिस्तान का और यूएसएसआर मदद कर रहा है इंडिया का बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। तो इस सिचुएशन में आप ये देखोगे कि देश में तीनों तरफ से प्रॉब्लम होनी चालू हुई। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, देश में बर्डन बढ़ता चला गया और वहाँ रिचर्ड निक्सन ने ये ऑफिशियल बोल दिया कि अब हम जो फाइनेंशियली मदद होती है पैसों से रिलेटेड वो देना बंद कर देंगे। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की कीमत बढ़ती चली गई और हमारे देश में जो संसाधन थे उस पर ज़ोर पड़ता चला गया, और जब ज़ोर पड़ता गया तो भाई इंडस्ट्री ग्रोथ, मॉनसून फेलियर, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, जो किसान कुछ उगा पा रहा है, उन सब में इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर आपको पता है पूरा सर्कल होता है, अगर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट करा, कम सामान उगा तो इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, इंडस्ट्री लॉस में जाएगी तो जनता लॉस में जाएगी, जनता लॉस में जाएगी तो
ऐसा पूरा देश के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती चली जाएगी, जो इंदिरा गांधी जी ना चाहते हुए भी कर पा रही थी, नहीं मतलब ना चाहते हुए भी उसे हटा नहीं सकती है और ना ही नज़रअंदाज कर सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया गया, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है और देश में बेचारी बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ गई। अब ऐसे में 1972 के अंदर अपोजिशन लीडर को मौका मिल गया कि सरकार इतनी पूर्ण बहुमत से 71 के इलेक्शन में आई, सरकार ने बहुत आशाएं मतलब जनता ने बहुत आशाएं लोगों से लगाई, लेकिन इन्होंने इन आशाओं को तोड़ के रख दिया और ये आशा जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने वाली नहीं है। अब इस सिचुएशन में देश में अपोजिशन पार्टी प्रदर्शन करने पे आ गई। मतलब आप ये कह सकते हो कि देश में 1971 से लेके 1975 तक इंदिरा गांधी को प्रदर्शन ही झेलने पड़े सबसे ज़्यादा। दैट इज़ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि 1971 में 1973, 74 और 75 इंदिरा गांधी जी इतनी तंग आ चुकी थी कि देश में अपोजिशन पार्टी ने ऐसा प्रोपोगेंडा रच दिया जिसकी वजह से आप देखोगे स्टूडेंट मूवमेंट चलने लग गए। भाई चीज़ें महंगी हो रही है तो स्टूडेंट की जेबों पे फ़र्क पड़ रहा है। जो बेचारे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो सामान 30 रुपये का मिलता है वो सामान 130 रुपये का मिलने लग गया, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। दूसरा, बहुत सारे नक्सलवादी मूवमेंट भारत के अंदर देखे गए जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही थे। इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया के अंदर पहला मूवमेंट गुजरात मूवमेंट चलता है, जो इंदिरा गांधी की नींव को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पहला पार्ट था। वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सेकंड पार्ट को देखोगे, समझोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।